चलिए बाबू, कल कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? बोलिए। अरे इधर देख भाई, उधर क्या दिख रहा है? कल आप लोगों का कहाँ तक हो गया था भाई? हाँ, दादा भाई नौरोजी के बारे में बताए थे। उन्होंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम जो है 20 रुपये था। 1867 में उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रति व्यक्ति की जो वार्षिक वेतन है, औसत वार्षिक वेतन है 20 रुपया है। उन्होंने क्या बताया 1867 में कि जो हमारे देश यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक औसत आय कितना है, एवरेज लगभग 20 रुपया। जैसे मान लो किसी का 25 है, किसी का 22 है, किसी का 16 है, किसी का 19 है, तो एवरेज कितना मान लिया? वो बोले कि 20 रुपया है प्रत्येक व्यक्ति की औसत। कितना है बाबू आय, इनकम? 20 रुपया। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बताइए किन्होंने कहा था कि 1867 में किसने अनुमान लगाया था कि भारतीय का जो औसत इनकम है 20 रुपया है? तो क्या बताइएगा? दादा भाई नौरोजी। उनकी एक पुस्तक थी द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही ना था? एक और पुस्तक था कंडलीफ का, जेवी कंडलीफ, याद है आप लोग को? नेशंस, कोई नेशंस था, ब्रिटिश नेशंस, ऐसा कोई बुक था, बताए थे आप लोग उसमें जेवी कंडलीफ लिखे थे। उन्होंने बताया था कृषि के बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए ना। पर कैपिटा इनकम के बारे में किन्होंने बताया था? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कहा कि 20 रुपया था। और क्या बताया उन्होंने? कहा कि धन निष्कासन सिद्धांत, उसने ही दिया था धन निष्कासन सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतीयों की जो आय कितना है, इनकम है 20 रुपया है। और कहा था कि भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा है, सिर्फ लेके जाया जा रहा है, यहाँ से अंग्रेज लेके जा रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताए थे। 20 रुपया था उस समय 1867 में, याद रखो 20 रुपया था। सोच ले, आपकी बात है 1867, 70 मान ले, 1870 में 20 रुपया वार्षिक वेतन था, एक साल के 20 रुपया। पहले ना, आज से 90-80 के दशक, 1980 के दशक में ना, उस समय कितना था पता है आप लोग को? 80 नहीं बाबू, 1960-70 के अप्रोक्स 90 रुपया था मंथली। आप लोग मालूम हो, कहीं सुने होंगे 90 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपये पर काम करते थे। आज उसी का हो गया है, सरकारी हो गए वही लोग। जो 90 रुपया लगे थे ना गवर्नमेंट के तौर पे, उनका हो गया सरकारी। बिजली डिपार्टमेंट वाला कोई था, इस तुम्हारे घर में थे दादा, 90 पूछिएगा फर्स्ट में कितना मिलता होगा? 90 रुपया, 60 रुपया मंथली मिलता होगा उस समय। अच्छा, हंसे का है हंसा? अनेरी है, कह रहा ऐसे हंस दिया, अरे गधा कहीं का। मेरा नाम है बशीर है, बशीर। चलिए अब देख लेते बाबू कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप में जो संस्थाएं बनी थी आर्थिक सुधार हेतु, कौन कौन संस्थाएं थी? देखिए पहले क्वेश्चन सुनिए क्या लिखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बनी संस्था आर्थिक सुधार के लिए, बस समझिए किस लिए बना था? आर्थिक सुधार हेतु, बस संक्षेप में समझिए। इसकी स्थापना कौन था? आखिर कौन था पहला संस्था था आपका? यूरोपीय, ध्यान दीजिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, OEEC, शॉर्ट में बोलते हैं OEEC। यूरोपीय, हमने क्या लिखा? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। और कब होती है? 1948 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उद्देश्य क्या था इसका? जैसे कोई देश है, यूरोप में जो देश है, जैसे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो गरीब हो गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो उसको कुछ कुछ सहयोग देना, समझ गए? आर्थिक सहयोग हेतु। इसमें कोई दिक्कत? आर्थिक सहयोग के लिए क्या बनाया गया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, लिखे ना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन पूरा नाम है, समझ गए आप लोग? शॉर्ट में कहते हैं OEEC। इसकी स्थापना हो गई थी 1948 में।
आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बाबू व्यापार के लिए क्या हुआ था। जैसे व्यापार स्टॉक रुक गया था, जैसे हमारा देश ले जाएगा कहीं और देश में, वहाँ से आएगा मेरे देश में, तो ये व्यापार का हो गया था, बंद हो गया था। मतलब वैश्वीकरण का हो गया था, भूमंडलीकरण बंद हो गया था। इसके लिए भी स्थापना किए गए, व्यापार के लिए WTO की स्थापना की गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। एक से अधिक देशों में नहीं यूज हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। व्यापार के लिए क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू आगे क्या हम बोल रहे हैं। व्यापार हेतु अंतर्राष्ट्रीय याद रखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बना था नाटो, है ना, लेकिन हम संबंधित आर्थिक से है, ठीक है, और व्यापार से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी। इसमें था आपका पहला, एक नंबर पे था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। कोई दिक्कत? देखिए WTO, अच्छा बताइए WTO का उद्देश्य क्या होगा भैया, पर्पस क्या था उसका, व्यापार में बढ़ावा देना। सबसे पहले तो उद्देश्य मत लिखे, हम स्थापना लिखते, पहले स्थापना लिख देते हैं। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उद्देश्य क्या था भैया, भारत में समझिए, अरे यार नाक खुजला है। भारत में क्या हुआ था, भारत में जो वैश्वीकरण हुआ था, कब हुआ था, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है, हाँ 1991 में, जब USSR का विघटन हुआ था ना, याद रखिए उसी समय। दोनों को डेट ऐसी मिला देना चाहिए कि उसी समय ये भी होता, ये भी दुख याद हो गया हमको। तो अब देखिए उद्देश्य क्या था, व्यापार को बढ़ावा देना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत? आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इससे पहले एक और चीज़ की हुई थी स्थापना, पहले ना ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज मिल के बनाए थे, एक G8, उसको G8 बोलते हैं। बाद में G7 हो गया था, अफगानिस्तान बाहर आ गया था। अब आते हैं दूसरा, इसमें का पहला हो गया WTO और इसमें का दूसरा G8, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ, आ रहा है बाबू, कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक लिखे ना बाबू, कि टी के बाद ए नहीं रहता है ना डॉक्टर। ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, जी कहीं लिखा होगा G8 है तो कहिएगा 8 को देश का समूह, ठीक है, यह क्या है, 8 देशों का समूह है, यह 8 विकसित देशों का समूह है। 2014 में, हाँ 2014 में ना क्रीमिया युद्ध की वजह से रूस बाहर निकल गया, जैसे G7 कहने लगा। पहले G6 रहा था, है ना, G6 था, उसके बाद G7 हो गया, फिर उसके बाद G8 हो गया, उसके बाद G8 में रूस शामिल था, रूस निकल गया था, उसके कुछ मसला था क्रीमिया युद्ध के लेकर के, 2014 में निकला था, 2010 से 2014 में निकला, इसे याद रखिएगा, वो काम नहीं करेगा आपके एग्जाम में, कब निकला था। तो G8 क्या था, G8 यह 8 विकसित देशों का समूह है, समझ गए। इसकी जो स्थापना थी 1975, 1975 में, 76 में, 77 में, कुछ लिखो सब सही है, क्योंकि ना कभी 6 था, कभी 7 था, कभी 8 था, लेकिन शामिल होते गए ना तो डेट
इसे शामिल हुआ था 77 में, 77 में शामिल हुआ था रूस। उद्देश्य वही था यार, जो 8 गो देश है ना, 8 गो देश, तो 8 देश के बारे में सिर्फ सोचना कि कहाँ आर्थिक स्थिति ठीक है, कहाँ खराब है, कैसे व्यापार, क्या चीज़ चाहिए उसको, क्या सेवा दें, ये सब चीज़ के लिए 8 गो। अभी G20 चल रहा है ना, G20 G25 चल रहा है, तो अभी अब लिखा रहेगा कहीं G20, इसका मतलब क्या समझिएगा कि 20 गो देश है, वो अपने बारे में सिर्फ सोचेगा कि कैसे विकास 20 गो देश को किया जाए। क्योंकि ना एक मान लीजिए टोटल 100 गो कंट्री मिला लेगी एक खाली, तो G100 को करने में बहुत दिक्कत होगा। G100 कंट्रीज को मिला के सेवा देना, किसी को अच्छा कर देना, उसका व्यापार, उसका अर्थव्यवस्था सही कर देना। ओके, ठीक 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 ठीक। कहाँ गया तू रे ए मक्खी, फटना यार, डिस्टर्ब करता है। कौन भेजा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं कहेंगे। उद्देश्य था सहायता करना बस। समझ गए बाबू आप लोग? तो 100 गो देश को एक के लिए अर्थव्यवस्था ठीक करना, मतलब किसी को विकसित करना, बहुत मतलब कि थोड़ा सा अथी का काम हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर कम देश है ना, तो उसको आराम से विकसित कर सकता है। क्या दिक्कत है, तुम मेरे यहाँ से तुम अपना दे दो, हम ये तुम्हारा कर देते हैं, तुम बैंक से मेरा कर्जा ले लो, ये नहीं होता है, सुधार लो अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू, बढ़े ना। अब क्या पढ़ते हैं? सार्क। कोई विशेष पॉइंट्स? चलिए सार्क, आप लोग सार्क तो पढ़े होंगे, सार्क, ठीक है बाबू, सार्क, ऐसे सार्क। सार्क का फुल फॉर्म तो आप लोग को मालूम होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन। देखो तो सीएशन का स्पेलिंग ऐसे ही रहता है, एसोसिएशन कि डबल एस यहाँ पर आता है। चलिए ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पता है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई संगठन, समझिए, दक्षिण एशियाई संगठन। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, इसकी स्थापना कब होती है बाबू? 8 दिसंबर 1985, ठीक है। इसकी स्थापना होती है, आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कहाँ है राजधानी? ढाका में होती है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू, काठमांडू में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसका काम जानते हो क्या है? इसका काम है, जो जो इसमें कितने टोटल देश शामिल है? 8। कितने शामिल है बाबू? 8। 8 देश शामिल है। हमारे हमारे देश के आस पास के सब पड़ोसी देश हैं, हाँ, सब पड़ोसी देश हम लोगों का है। तब पड़ोसी देश के बारे में जो सहयोग करने के लिए, आर्थिक स्थिति है ना, सामाजिक व्यवस्था, जो भी चीज़ हो, सब सुधारने के लिए ये बनाया गया था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये था, ये कितने देशों के लिए था? 8 देश के लिए था, जिसमें भारत भी था, भारत भी था। इसके नीचे देखो, साउथ एशियन, जो पूरा एशिया है ना, एशिया के जितने भी दक्षिण में है देश, मतलब पूरा एशिया है, आप देखिए एशिया है पूरा। और सबसे आपको पता है कि दक्षिण में कौन देश है? हम लोग का भारत है, नीचे है एकदम, है ना। तो जितना इतना आधा काट दो, जितना इतना देश है ना लगभग, इस सबको मिला लो, किस में आएगा? सार्क में आ जाएगा। तो देखिए सार्क अभी उतना चलित नहीं है। देखो इसकी स्थापना कब होती है? अनेरिया मत हंसी है, ठीक है, पूछ देंगे ना तो मुँह बन जाएगा कौआ लेखा। देखो
8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना होती है ना बाबू। कहाँ होती है? नहीं नहीं, कहाँ होती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, है ना बाबू। नेपाल की राजधानी काठमांडू ना। तो इसका मुख्यालय काठमांडू, काठमांडू। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कोई आप लोग के यहाँ तक दिक्कत? इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल है। हम 8 के नाम लिख दें, 8 का नाम लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे नहीं आ जाएगा पूरा? अरे आ जाएगा यार, छोड़ो ना इसको, उतारो पहले, नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा, उतारो। कितना देश आएगा इसमें? 8 गो। ठीक है, आप लोग 8 9th क्लास में पढ़ा दिए होंगे ना। 9th का ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है? इसमें देखो जितना भी साउथ वाला देश है, भारत आएगा कि नहीं आएगा? एक मालदीव होगा, ठीक है, भूटान होगा, बहुत अच्छा, बांग्लादेश नहीं होगा, वो भी होगा, और बताइए, म्यांमार होगा, और बताइए पड़ोसी, सेदम होगा, पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान, और एक और है अफगानिस्तान, और एक और है इंडिया। अरे इंडिया है ना, तब चलिए सब पर उतारिए, हम लेते हैं 8। कोई दिक्कत सार्क में? सार्क क्या है तो कहिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह एक संगठन है। सार्क क्या एक संगठन है जिसमें साउथ एशियन देश है। कौन देश है? साउथ एशियन देश है, मतलब एशिया के जो दक्षिण में देश है वही सम्मिलित है। उसमें कौन कौन देश है सार्क में? देखो बाबू, सार्क में देश, सार्क में उपस्थित देश, ठीक है, ध्यान दो आप लोग बाबू रे। देखिए पहले ट्रिक समझिए, ट्रिक। एमबीबीएस पेन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, फुल फॉर्म बता दें आप लोग। ये ट्रिक है, एमबीबीएस पेन। बताओ एम से क्या हुई? इसमें लगभग कितने देश बाबू शामिल है? 8 देश। कितने शामिल है? 8 देश। पहला एम से क्या लिखें? मालदीव, बी से क्या लिखें? बांग्लादेश, फिर बी से क्या लिखें? भारत, फिर ए से क्या लिखें? श्री, फिर पी से क्या लिखें? ए से क्या लिखें? अफगानिस। यह कब जुड़ा था? 2007 में। सार्क में सम्मिलित अफगानिस्तान कब हुआ था? 2007 में शामिल हुआ था। चलिए अब क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। आई से क्या लिखें? भूटान नहीं हुआ, देखो ध्यान दीजिए। बी से क्या हो गया? बांग्लादेश। अब बी से क्या हो गया? भूटान। कोई दिक्कत है? बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया। अब बचा एन, एन से नेपाल। समझ गए? यही देश शामिल है। अफगानिस्तान सबसे नयका है, 2007 में जुड़ा था सार्क में। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आसियान संगठन। क्या देखते हैं? आसियान संगठन।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? थाईलैंड की। सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। और बताइए इसका मुख्यालय वगैरह? मुख्यालय इसका पता है कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आई बात समझ में? इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। कोई दिक्कत? इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व देशों को, है ना, दक्षिण एशियाई देशों को क्या करना? आर्थिक सहयोग देना, है ना। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, छोड़ो ना, इसका फुल फॉर्म का जानना हमको। स्थापना 8 अगस्त को। कहाँ? बैंकॉक। मुख्यालय जकार्ता। उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग देना। इसमें लगभग टोटल 10 देश शामिल है बाबू, 10 देश। चलिए लिख देना सभी। कौन कौन? पहला इंडोनेशिया, और दूसरा क्या हो सकता है? थाईलैंड। देखिए तीसरा हो सकता है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। ठीक है, चौथा मलेशिया तो खाली भोजपुरी है ये सब। पांचवा लिख देते हैं फिलीपींस। छठा लिख देते हैं वियतनाम। सातवां लिख देते हैं, आठवां लिख देते हैं और अब 9वां लिख देते हैं। अब वो 9 इसी लिखाता है। 9 10 1 11 हो गया इतना। आई है 9, IX है ना। चलो ना, लो 10वां क्या लिखे? 10वां। चलिए ठीक है, ये सब देश बहुत देश है, अगल बगल है, जो भी चीज़ है 10 को इसमें से कुछ नहीं आएगा। ये 10 देश में से कोई देश नहीं आएगा। लिख दे रहे हैं नॉट VVI नहीं है। ओके, इसमें से पूछ सकता है एक, ज़्यादा लॉन्ग हो गया। इसमें से स्थापना पूछ सकता है, कहाँ हुआ था, बस ये दही दूध में रखिए पॉइंट, कुछ ना। अब बढ़ते हैं बाबू पंजाब में, ये खत्म हो गया ना आप लोग का। अब बढ़ते हैं पंजाब में कैनाल कनौली बना था, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर पढ़ लेंगे संरक्षणवाद, है ना बाबू, इसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। सार्क में कुछ नहीं है, सार्क में 8 को देश शामिल है। सब अपन अपन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया था। G8 G25 जो भी हो। इधर एक और कोई नया चीज़ हो गया है ना, उसमें 4 देश, चीन भी है, भारत भी है, ब्रिटेन ना, ब्रिटेन से नाम कुछ था, कुछ हुआ था, याद नहीं आ रहा है। कैसे था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी प्रकार एक उधर कुछ हुआ है, हो गया लगभग 1 साल।
इसको उतारिए आप लोग, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं पंजाब बोला, उसके बाद पढ़ते हैं संरक्षणवाद। ध्यान दीजिए बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। एक प्रश्न आप लोग का इम्पोर्टेंट है, कैनाल कॉलोनी। बाबू रे ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने कृषि उत्पादन बढ़ावा, अंग्रेजों ने कृषि उत्पादन में बढ़ावा और राजस्व, जहाँ लिखा था राजस्व समझिएगा भूमि का टैक्स है ना, उत्पादन में बढ़ावा और राजस्व यानी टैक्स वसूलने के लिए पंजाब में जो व्यवस्था शुरू की थी उसे क्या कहते हैं, उसे कैनाल, ठीक है, कॉलोनी कहते हैं। ध्यान दीजिए, कैनाल कॉलोनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कृषि के उत्पादन में बढ़ावा, समझ गए, कृषि उत्पादन में बढ़ावा और राजस्व, ताकि हम टैक्स वसूल सकें। जैसे कोई बंजर भूमि है तो उसमें नहर का विकास कर दिया अंग्रेजों ने और उस पे पूरा लहलहाते एकदम फसल को उत्पादन शुरू कर दिया, तो फसल भी होगा इसका, और ज़मीन पर खेती कर जीविका उत्पादन कर रहा है किसान तो टैक्स भी देगा इसको, अंग्रेज को। तो फसल उगाने के लिए ये व्यवस्था लागू किया था, नहर की व्यवस्था कर दिया ताकि नहर से सिंचाई हो जाएगा आराम से। फसल में कौन था, मुख्य रूप से कपास और गेहूं था। कपास और गेहूं को उपजाने के लिए इसने कौन सा व्यवस्था शुरू किया था, अंग्रेजों ने कैनाल कॉलोनी व्यवस्था किया था। देखिए अगर हम संक्षेप में बोले तो कैनाल जो कॉलोनी है एक बसाई गई, नहर किनारे बसाई गई नई बस्ती है। इसका अगर संक्षेप में अर्थ देखें, यहाँ पे देते हैं कैनाल कॉलोनी का अर्थ, तो क्या कहिएगा, नहर के किनारे बसाई गई नई बस्ती है। नहर के किनारे बसाई गई क्या है, नई बस्ती है। समझ गए ना। यह व्यवस्था किसने शुरू किया था, अंग्रेजों ने। कहाँ पे शुरू किया था, पंजाब में। इस बात का रखिएगा ना, पंजाब से बहुत पूछ देगा आपसे कि कैनाल कॉलोनी जो व्यवस्था थी कहाँ पे अपनाई गई थी, तो पंजाब में। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसका मुख्य काम क्या था, इसका उद्देश्य आप समझ गए ना बात को, उद्देश्य क्या था बताइए तो। इसका उद्देश्य था कपास प्लस गेहूं की उपज करना और इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना। इंग्लैंड क्या करना, निर्यात करना। मतलब कृषि का बढ़ावा दिया गया, उसमें कौन कृषि, कपास और गेहूं की। और क्या किया गया, उससे कच्चा माल कहाँ लेके गया गया, इंग्लैंड में। ठीक है ना, ऊपर करना, उपज करना यार, उपज करना और इंग्लैंड में निर्यात करना और टैक्स लेना, भू राजस्व लेना, भू टैक्स, भूमि का टैक्स लेना। हो गया सिंपल। अब बस इतना याद रखिएगा आप लोग कि जो कैनाल कॉलोनी है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कृषि को बढ़ावा दिया गया और टैक्स को वसूला गया, बस। और क्या था। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब देख लेते हैं संरक्षणवाद। लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। संरक्षण क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिए। कब बाबू, कोई दिक्कत है क्या, समझिए, हम आपको समझा लेते हैं। देखिए संरक्षणवाद किसे कहते हैं, जैसे हमारा देश है और अमेरिका है,
है ना। हमारे देश में भी सामान बन रहा है, अमेरिका में भी सामान बन रहा है। अब अमेरिका का सामान बन के हमारे देश में आ रहा है, हमारा सामान जाके बाहर बिक रहा है। समझो बात का बता रहे हैं। तो अगर हम किसी सामान को बना रहे हैं तो भाड़ में जाए, जो विदेशी सामान बना रहा है वो हमारे देश में लेके आ रहा है, हमारे देश में सामान को बेच दे रहा है। क्यों बेच दे रहा है? क्योंकि हमारा जो सामान है वही सामान, हमारा भी बिस्किट है, उसका भी बिस्किट है, लेकिन हमारा बिस्किट की जो कॉस्ट ज़्यादा है विदेशी माल के तुलना में, जो विदेशी बिस्किट है उसके तुलना में हमारे जो देश में बन रहा है बिस्किट, इसकी महंगाई ज़्यादा है। यानी हमारा अगर कहीं 50 रुपये का है तो लोग का 20 रुपये का, 30 रुपये का है, तो कौन बिकेगा? वही बिकेगा। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय क्या है? लगा दो टैक्स। सीमा टैक्स लगाते हैं उस पर। जब हम टैक्स लगा देंगे उस पर तो उसका सामान हम लोगों से क्या हो जाएगा? महंगा। और हमारा सामान क्या हो गएगा? बिकने लगेगा, आराम से बिकाएगा। तो यही संरक्षणवाद है। समझ गए ना? मतलब विदेशी सामान पे, यानी जो विदेशी आयात हो रहा है, आ रहा है, विदेशी आयातित जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, उस पर भारी टैक्स लगा दो। यही क्या है? संरक्षणवाद। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ताकि हमारा सामान बिक सके, हमारे उद्योग में, हमारे कारखाना में, हमारे फैक्ट्री में जो सामान बन रही है, जो मेक हो रहा है, जो बिल्ड हो रहा है, वो सामान आराम से बिक जाए, इसलिए टैक्स लगा दो। बस यही संरक्षणवाद है, कुछ नहीं इसमें है। चल बाबू लिख देना। इसके तहत विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाना, देखिए आयात शुल्क लगाना तथा ताकि स्वदेशी सामान बिक सके, ताकि स्वदेशी सामान बिक सके, उसे ही क्या कहते हैं? पैराग्राफ चेंज। ठीक बोल। जो विदेशी जो वस्तुएं आ रही हैं उससे हमारा सामान नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए लगा, तो वही लिख दिए हैं ताकि देखिए यहाँ पे आप अर्थ समझिएगा, क्लियर समझिएगा। जब यहाँ से बोलिएगा ना, इसके तहत विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया गया, लगाना ताकि की बात समझिएगा, स्वदेशी सामान बिक सके। इसका मतलब स्वदेशी सामान क्या नुकसान में था? नुकसान में था ना, तो स्वदेशी सामान बिक सके, उसे कहते हैं संरक्षणवाद कहते हैं। सिंपल चीज़ है, बस में आप लोग का ये, इसमें और कुछ नहीं है खास। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है ताकि सामान और सस्ता हो जाए, इसके लिए सब्सिडी देती है। जैसे हमको कोई सामान बनाना है तो सरकार देगी क्या? आपको देगी, आपको सब्सिडी देगी। मतलब अगर हमारा कहीं सामान लग रहा है 2 लाख बनाने में लग रहा है, तो आपको 50% दे देगा, वो सरकार सब्सिडी दे देगा आपको। लो 1 लाख की सामान फैक्ट्री बना लो, अपना बना लोगे तो बिकेगा, उस पर हमारा भी हिस्सेदारी रहेगा। खुद आपसे लेगा, टैक्स लेगा, सब लेगा, तो हिस्सेदारी कर देता है, सब्सिडी देता है। इसमें सब्सिडी देखते हैं ना आप लोग, मिलता है तो। जैसे कोई गैस लेता है तो उसको सब्सिडी नहीं मिलता, उसको 1,000 का लिया तो 300 रुपये सब्सिडी आ गया, गवर्नमेंट आपको दे देगा अकाउंट में। तो ये है संरक्षणवाद, है ना, टैक्स लगाना ताकि हमारा सामान बिक सके, उसे कहते हैं संरक्षणवाद। अब देख लेते हैं बाबू, कुछ नहीं है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाती है और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। उसके बाद कैनाल कॉलोनी याद रखिएगा, यह नहर बस्ती है। क्या है? नहर बस्ती है, याद रखिए, नहर बस्ती मतलब नहरों के किनारे बसाए गए बस्ती हैं। कैनाल कॉलोनी पंजाब में हुआ था अंग्रेजों द्वारा। तो अब बढ़ जाते हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, 10-12 को ऑब्जेक्टिव है, उसको लिख के बस उसको बता देते हैं, बाकी क्लियर है। इसको उतारिए, हम बस ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आइए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव ये रहा आप लोग का, 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं, बाकी सब पूछ देंगे जो आप लोग को नॉर्मल है, ये सब आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? याद कीजिए, अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं इस सब में एक चीज कॉमन है, कौन? औद्योगिक क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। यह शुरुआत कहाँ से होती है?
कहाँ से होती है? इंग्लैंड से। चलिए, कितने दशक में? 1760 से 80 ना, 70-80 ऐसी था। चलिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ध्यान दीजिए आप लोग। आर्थिक संकट, सबसे बड़ा आर्थिक संकट कब आया था बताइए आप लोग, नहीं याद आप लोग को? 1929 में। बहुत अच्छा। 1929 के बाद किसका उदय होता है पता है आप लोग को? था हॉस्पिटल में हिटलर का उदय होता है। एक और था मुसोलिनी, याद है आप लोग को? तो इटली से कौन था? मुसोलिनी। जर्मनी से कौन था? हिटलर था। ये बताओ तो हिटलर का कौन सा पार्टी था? नाजीवाद। और मुसोलिनी का फांसीवाद। तो 1929 के बाद यही दो उजागर होता है। कौन कौन? फांसीवाद और नाजीवाद। तो ये है आप लोग का। कहाँ गया? यही ना है, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय होता है। का ध्यान दीजिए आप लोग। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चाहे द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय या आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? माने कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया था। तो हम लोग आप लोग को बताए हैं, आर्थिक सहायता सहयोग संगठन। आर्थिक सहयोग सहायता संगठन पता है ना आप लोग का? ये है, सॉरी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये बताएं आप लोग को, बताए ना? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। याद रखिएगा बाबू, याद रहे ना? तो अब बताओ, ये किसका? यूरोपीय जो था ना, यूरोपीय जो संगठन था उसको बोल देंगे यूरोपीय संघ। क्या बोलेंगे? यूरोपीय संघ। तो बताइए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सा उदय हुआ है आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए? तो क्या कहिएगा? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में कौन था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो बस आप इतना ही याद रखिएगा, हो जाएगा। और उसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, चीन में क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा बाबू, 1949 में। ठीक है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आगे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक माने एक हो गया आपका ये अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया आपका फंड हो गया, एक हो गया विश्व बैंक हो गया। ये दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा संतान। क्या कहते हैं? जुड़वा संतान। किसके तहत ये दोनों बना था? SEBN मतलब ना 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 ना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बना था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन वो जो आप कर रहे हैं ना, BSE, बॉम्बे है ना स्टॉक एक्सचेंज। एक था NSE। इसको दोनों को चलाने वाला कौन काम करता है? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। भारत में ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार है। हम दो बताए थे कि भारत में दो तरह चलते हैं, एक BSE, एक NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पुराना है बॉम्बे वाला और नया का कौन है? NSE वाला है। और दोनों का संचालन कौन करता है? सेबी करता है, SEBI। ये जो दोनों चालू हुआ था, ये जुड़वा संतान कहलाया था। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, 1944 में हुआ था। समझ गए? उस दौरान दोनों का स्थापना हुआ था, लेकिन ये अमीरों का था ना। इसके बदले में क्या चालू हुआ था? G77 इसके जवाब में। लेकिन इसमें जो आपका जो दोनों को स्थापना किया गया था, ये 44 में हुआ था। लेकिन इसका चालन कब हुआ था? 1 साल बाद। ये कब स्टार्ट हुआ? 1 साल बाद। मतलब ये दोनों काम करना कब शुरू किया? 1900 नहीं आ रहा, 1945 में। कब किया है ना बाबू? सॉरी 1947 में। स्थापना कब हुआ था? 44 में। और शुरू कब हुआ? 47 में। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखते हैं यूनो में कितने देश शामिल है। आप लोग को 9th क्लास में बताते हैं यूनो। बताइए यूनो का स्थापना कब हुआ था? 1945 ना, 1945 में हुआ था स्थापना यार। UNO की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इसमें लगभग कितने देश शामिल थे? 193। कितने देश? 193 देश शामिल थे यूनो में। ये पूछता है यूनो का स्थापना, यूनो के संगठन जो भी है, जितने देश हैं, इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका मुख्यालय कहाँ है, सब पूछता है। पढ़ा दिए यूनो के बारे में, समझिएगा कभी।
चलिए और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से, बताइएगा ना। बंद कीजिए, बंद कीजिए, पूछे ना, बता दो बाबू। भारत विश्व व्यापार, कब बोल रहे हैं? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? विश्व व्यापार संगठन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? WTO। WTO का स्थापना कब हुई था? 1 जनवरी 1995 को। इसका मतलब भारत भी कब सदस्य बना होगा? 95। बताइए भारत इसका सदस्य कब बना? 1995 में। अगला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सिल्क रूट, ठीक है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन शहर उभर कर आया? पहला बाजार कौन था? विश्व बाजार, सबसे दुनिया का सबसे पहला बाजार अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। किसने बनवाया था? बताओ किसने बनवाया था? गाधा कहीं का, सिकंदर, बादशाह सिकंदर, यूनान का था। चलिए याद कर लियो परवा से। देखिए ये तो पूछ दिए आप लोग से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र? ओ ठीक है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं? इसमें दिया 19वीं। क्या दिया? 19वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1929। विश्वव्यापी सबसे ज्यादा 28 में नहीं था, 28 में भी था, 30 में नहीं था, 30 में आर्थिक संकट था, लेकिन बड़ा कब था? इसीलिए बोला था 29। बड़ा सबसे ज्यादा था, भुखमरी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। आगे, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है? 1990 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 1960 के दशक में? हमारे यहाँ 1991 बाबू। भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में कब होती है? 60 तो कभी जीवन में नहीं होगा। इनमें दिया एक 90, एक दिया 70, 80, 60, 60, 70, 80, 90 दिया है। पता कौन मारे? 90, 1990 मारे, ठीक है। बोलिए, द्वितीय महायुद्ध, तो पूछे है ना बाबू। अमेरिका का पता किसने लगाया? कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कहाँ का? ब्रिटेन का। बाबू कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं का? हा, तो आप लोग बोलना चाहिए क्वेश्चन छोड़े हैं। ओहो, तो आप लोग अभी आप लोग बोलना चाहिए। पता ये BS नेपाल नाम था इनका, BS नेपाल। इनका काम क्या, इन्होंने क्या किया था? इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ये कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। छोड़ते हैं तो बोलना चाहिए आप लोग, कहीं छोड़ ले बड़ा, बोलिए बता देंगे। 6 नंबर बोलते तो हम जान जाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को? अनुबंधित मतलब एग्रीमेंट। चलिए आगे, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह, तांबा, मशीन और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर, कोयला, मैग्नीज और विमान? पहला दिया है कोयला, कपास, लौह। दूसरा है तांबा, मशीन, ऊनी वस्त्र। तीसरा है प्लास्टिक, लौह, मोटर वाहन। चौथा है कोयला, मैग्नीज, विमान। हमको लगता है कि पहला होना चाहिए, कोयला, कपास, लौह। कोयला, हाँ ठीक है, कोयला। पहले कोयला की जरूरत, पहले सब काम हो रहा था कोयला से, फिर कपास का, लोहे का। दुनिया में कितने देश यूएनओ में शामिल हैं? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। कहीं भी पुर्तगाली आया था पहले, आया था ना। चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 7 इंड। चैप्टर 7 जो है आपका, ये होता है आपका इंड, समाप्त। चलिए बाबू, इसको उतार लीजिए अच्छे से, उतारो।